हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेशन। सो यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। ऐसे में व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग जो दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रॉम द स्क्रैच, आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले पेपर का एलिजिबिलिटी क्या है, दूसरा सिलेबस क्या है। किसी भी एग्जामिनेशन की जब हम तैयारी करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि सिलेबस हमारा क्या है। ये सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट होके आपके सामने होना चाहिए। प्लस देखो, हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा स्कैटर्ड है, तो सिलेबस को समझना और हर चीज जो पेपर में लिखा है जरूरी नहीं है वो रेलिवेंट है, बट सिलेबस को कैसे अप्रोच करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न। तो देखो, एलिजिबिलिटी और एग्जामिनेशन पैटर्न तो सेम रहेगा, चाहे आपका पेपर टू सब्जेक्ट कोई भी है। इट इज द सिलेबस जो हमें बहुत ध्यान से करना है जब हम एग्जामिनेशन को अप्रोच करते हैं। तो चलो एक सेशन करते हैं जहां पे हम ये बेसिक चीजों को सॉल्व करते हैं बिफोर हम आगे की तैयारी शुरू करें। सो दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू यूजीसी नेट हिस्ट्री। तो जिन्होंने ये चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर आप इसको ज्वाइन कर लो। देन हमारे बैचेस दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए जो है उसके एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है और 10 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगे। अगर आपको सिर्फ हिस्ट्री चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। इफ यू वांट हिस्ट्री प्लस पेपर 1 जीआरएफ 1.0 सो इट इज 5299। और अगर आपको जीआरएफ प्रो बैच लेनी है हिस्ट्री प्लस पेपर 1 तो वो अवेलेबल है 6799 में। प्रो बैच में आपको पीवाईक्यू की बुक्स मिलते हैं, आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है और जो भी अपकमिंग बैचेस है उसका भी एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो और कोई भी क्वेरीज अगर आपके पास बैच रिलेटेड है तो आप पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में चले जाओ, ऑनलाइन पीडब्ल्यू ऐप या वेबसाइट पे, वहां पे आपको सारी डिटेल्स डेमो वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो आप सबको पता है जब भी आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देते हो हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 सारे कैंडिडेट्स के लिए सेम है। आपका पेपर 2 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, लॉ हो, कोई भी पेपर 2 सब्जेक्ट होगा, पेपर 1 विल बी सेम। पेपर 1 में आते हैं 50 क्वेश्चंस इनटू 200 मार्क्स हो गए। पेपर 1 इज अ जनरल पेपर जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, जीके, ये बेसिक चीजें आती जो आपको एक बेसिकली कैंडिडेट्स को एनालाइज करती है कि हाउ गुड यू आर और आपको बेसिक जनरल चीजों का कितना आइडिया है। ठीक है ना, ये चेक करती है कि आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसी है। तो ये जनरल पेपर हो गया। देन वी हैव पेपर 2। पेपर 2 इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर जो आप चूज करते हो। ठीक है, आप स्पेसिफिकली 3 घंटे का पेपर होता है एंड कोई ब्रेक नहीं है बीच में। आपको पेपर 1 एंड हिस्ट्री 3 घंटे में खत्म करना है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। सो ये है स्पेसिफिकली हमारा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑनलाइन मोड ही हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ कि भाई हमारा क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन ये एग्जामिनेशन दे सकता है। तो देखो, जनरल अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जिनको 55% मार्क्स मिला है अपने मास्टर्स लेवल पे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस जैसे ओबीसी हो गए, एसटी एससीज हो गए, या पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, थर्ड जेंडर कैटेगरी, जिन्होंने 50% मार्क्स स्कोर किया है अपने मास्टर्स या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में, आप भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, देन कैंडिडेट्स जो मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, या वो कैंडिडेट्स जो मास्टर्स के फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में है, या जिनका रिजल्ट जो है वो अभी भी अवेटेड है ना, या वो कैंडिडेट्स जिनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो डिले हो गया है, आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन याद रखना, आपको स्पेशली नेट आपको लिया कब जाएगा, आपको एडमिट कब किया जाएगा, जब आपका मास्टर्स क्लियर होगा विद 55% मार्क्स। तो ऐसे कैंडिडेट्स को मास्टर डिग्री खत्म करना है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद वो कैंडिडेट्स जो एडमिशन टू पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हैं, आपको अपनी मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिग्री विद इन 1 year खत्म करनी है फ्रॉम द डेट जब आपका रिजल्ट जो है वो आता है। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं टू थर्ड जेंडर कैटेगरी और ये भी एलिजिबल है, इनको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा इन फी, एज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेम विथ जो एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज को मिलता है। फिर उसके बाद देखो,
पीएचडी होल्डर्स जिनकी मास्टर लेवल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई है बाय 19 सितंबर 1991, आपको भी 5% रिलैक्सेशन मिलेगा इन एग्रीगेट मार्क्स जब आप नेट में अपीयर करते हो। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है ये पास किया है विद अ मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है, आपको भी एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। 5% रिलैक्सेशन मार्क्स का मिलेगा टू दोज पीपल जो एसटी या ओबीसी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से कैंडिडेट्स फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर ये सारे लोग एलिजिबल हैं जब भी हम नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए हैं नेट में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होगे, आप सिर्फ एलिजिबल होगे जीआरएफ के लिए एंड पीएचडी एडमिशन के लिए। तो ये कुछ बेसिक हमारे क्राइटेरियाज हैं जो आपको यूजीसी नेट के नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम है, ठीक है। सो ये आपको याद रखनी है कुछ बेसिक चीजें। अब देखो, तो ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके अलावा वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या फॉरेन यूनिवर्सिटी, या आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिला है, सो इन ऑल दीज केसेस अगेन देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने हैं। सो ये बेसिक सा क्राइटेरिया है जो आपको यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल करता है। अब देखो, पैटर्न और एलिजिबिलिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सिलेबस। तो जब हम सिलेबस देखेंगे ना, तो यूनिट 1 शुरू होता है एंशिएंट इंडिया से। तो सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेस, ठीक है। सोर्सेस जब भी हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तो वी ऑल नो कि भाई जो हमारे स्रोत हैं इसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो सोर्सेस में है पुरातत्व सोर्सेस और सोर्सेस में है हमारा बुक लिटरेरी सोर्सेस। तो जब भी हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं हमें ना 2-3 चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहले देखो, शिलालेख क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। शिलालेख से 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, एक्चुअली 3 तरीके से। एक होता है जब आपको शिलालेख का बेसिक और जनरल पता होना चाहिए, जैसे डेटिंग कैसे होती है, ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है, कितनी टाइप्स ऑफ शिलालेख होते हैं, एक हो गया ये। दूसरा होता है कोई डायनेस्टी के टाइम की जो शिलालेख हो गई, तो ये एक बेसिक जनरल सोर्स है हमारा टॉपिक नंबर 1। बट याद रखना ये पहला टॉपिक खत्म नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि आपने 5 पेज पढ़ लिया सोर्सेस पे वो खत्म हो गया, नहीं, ये एक जनरल है। इसके बाद जब आप एंशिएंट इंडिया में आगे बढ़ोगे तो हर टॉपिक में आपको पुरातत्व, आर्कियोलॉजिकल या बुक सोर्सेस, साहित्यिक सोर्सेस मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या रखना है, वी हैव टू रिमेंबर डेटिंग, कि सबसे पहले जब हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करते हैं तो हम इनको डेट कैसे करते हैं। तो डेटिंग के टेक्निक्स क्या हो गए, किस किस चीज में हमको एक्यूरेट डेट पता चलती है, किस किस चीज में रिलेटिव डेट पता चलती है, तो ये सबसे पहले हमारा यहाँ पे हो गया। फिर कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक जनरल बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड उसके अलावा बेसिक जनरल शिलालेख हो गया। जैसे कौन सी शिलालेख है जो आर्ट के साथ है, कौन सी शिलालेख है जो डांस के बारे में बताती है, कौन सी शिलालेख है जो हमने किसी को डेडिकेट किया है, कौन सी शिलालेख है जिसमें चीजें लिखी हुई हैं, कौन सी शिलालेख है जो धार्मिक है, कौन सी शिलालेख है जो पालतू जानवरों का एविडेंस देते हैं। तो ये बेसिक्स हो गए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पशु चारण और खाद्य उत्पादन। तो यहाँ पे आता है पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण, नियोलिथिक, नवपाषाण और चालकोलिथिक हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है, ये जो पीरियड है इनकी खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब पूरा पाषाण पैलियोलिथिक में क्या है, मेसोलिथिक, नवपाषाण, मध्य पाषाण कैसे अलग है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। फिर कौन कौन से हम औजार यूज करते हैं, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा इनकी बेसिक सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हो गए, ठीक है, किसने डिस्कवर किया है, क्या खासियत है, भीमबेद का क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा चीज हमें पढ़ना है। फिर हड़प्पन सभ्यता में जब आते हैं तो हर चीज, हड़प्पन सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, ये खत्म कैसे हुआ, हड़प्पन सभ्यता में कौन कौन से मेजर स्थल हैं, कौन कौन से मेजर साइट्स हैं, इनकी डिस्कवरी कब हुई, इनकी खासियत क्या है, किस नदी के आसपास वो सिचुएटेड है, ठीक है। फिर आ गया ट्रेड, हड़प्पन वाली ट्रेड, व्यापार कैसे करते थे, तो इंटरनल व्यापार की लिस्ट, एक्सटर्नल व्यापार की लिस्ट। फिर आ जाओ क्राफ्ट, क्या क्या प्रोड्यूस करते थे,
तो टेराकोटा की चीजें हो गई, ठीक है, पत्थर से चीजें बना रहे हैं, कॉपर से बना रहे हैं, गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉटरी मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो क्या क्या ये बनाते थे उसकी लिस्ट। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर इतना बड़ा सभ्यता है तो इस सिविलाइजेशन को रूल कौन करता था, तो राजनीतिक डिबेट हो गया, प्लस धर्म एंड बेसिक सोसाइटी कैसी है, क्यों हम इसको पहला शहरीकरण कहते थे, तो सारे सब टॉपिक्स हमें यहाँ पे पढ़ने, ठीक है। फिर आ जाओ वैदिक काल, ठीक है, अर्ली एंड लेटर वैदिक। तो देखो सबसे सिंपल स्ट्रैटेजीज में क्या पढ़नी है, सबसे पहले कि भाई आर्यंस कौन थे, ठीक है। अब अगर हम अर्ली या लेटर वैदिक एज पढ़ते हैं ना, तो राजा का पोजीशन कैसा था, ठीक है, हमारी सोसाइटी कैसी थी, राजनीतिक स्थिति क्या था, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था हमारी कैसी थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, जब हम धर्म की बात करते हैं तो कौन से रिलीजन कौन से धर्म है जो है ये चल रहा था, ठीक है। उसके बाद वेद क्या होते हैं, कौन सी वेद किस चीज का एविडेंस देती है, सारे फैक्ट्स, वेद, नंबर्स, ये सब हमें लर्न करने, ठीक है। तो जब भी हम पढ़ते हैं अर्ली लेटर वैदिक एज, हमें दो तरीके से पढ़ना है, एक राजा का पोजीशन कैसे चेंज हुआ, महिलाओं का पोजीशन कैसे चेंज हुआ, वर्ना सिस्टम कैसे चेंज हुआ, एक तो हो गया ये। दूसरा आपको फैक्ट्स याद करने, क्योंकि पेपर में आजकल वो आ रहा है, जैसे मृगवाज किसको कहते हैं, अपूपा उड़ाना किसको कहते हैं, खेती बाड़ी करने के औजारों को क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोने की चीजों को क्या कहा गया है वैदिक पीरियड में। तो यहाँ पे दो जगह पे ध्यान होगा, हमें थ्योरी पता है, थ्योरी के साथ साथ हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो टर्म्स हो गए वो भी अच्छे से याद करनी, ठीक है। फिर देखो, फिर आ जाओ मेगालिथिक। आजकल आपको मेगालिथिक महापाषाण जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखो, जब हम आयरन की बात करते हैं साउथ इंडिया में, तो हमको मेगालिथिक कल्चर के एविडेंस मिलते हैं। वैसे ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये पत्थर के स्लैब स्ट्रक्चर होते हैं, ये हर जगह अवेलेबल है, बट हम यूजुअली साउथ इंडिया के साथ एसोसिएट करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन बनता है, एक टर्म्स कि डॉल्मेन क्या होता है, कान क्या होता है, कान सर्कल क्या होता है, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया एरियाज, कहाँ कहाँ पे ये मिला है। तीसरा, ये मेगालिथिक हमको सोसाइटी के बारे में क्या बताता है। तो यहां से आपको वन लाइनर भी आता है, यहां से आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ महाजनपद पीरियड। अब महाजनपद पीरियड में सबसे पहले 16 मेजर महाजनपद क्या क्या है, ठीक है। तो हर महाजनपद का कौन सा एरिया है, कौन सी नदी है, उनकी राजधानी क्या है, कौन से राजा हैं, क्या एविडेंस है, अगर कोई राजा किसी के साथ लड़ रहे हैं, कौन सी राजा है, किस महाजनपद के साथ लड़ रहे हैं। तो एक तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा, जब भी हम 6th सेंचुरी पढ़ते हैं, अब इसमें आता है 6th सेंचुरी सोसाइटी और 6th सेंचुरी अर्थव्यवस्था। तो सोसाइटी में अगेन टाइप ऑफ मैरिजेस, अलग अलग शादियां, क्या टर्म्स हैं, सोसाइटी में क्या अलग मिला। फिर जब इकोनॉमी करेंगे तो वहां पे भी बेसिक पॉइंटर्स और टर्म्स हमें याद रखने हैं। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म आजीविक 6th सेंचुरी में क्यों आए, तो अगेन थ्योरी बुद्धिज्म जैनिज्म क्या होता है, इनके टर्म्स हो गए और यहाँ पे फैक्ट्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 6th सेंचुरी बीसी हमें पढ़ना है। फिर देखो, आप जब 16 मेजर महाजनपद की बात करते हैं, तो 16 मेजर महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में आता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मगध में कौन कौन से डायनेस्टी आए, ठीक है, और कौन कौन से राजा थे, किस राजा ने क्या किया। तो ये पूरा फैक्चुअल हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे अलेक्जेंडर, पर्शियन मैसेडोनियन इन्वेजन। तो अलेक्जेंडर इंडिया में कब आए, कौन कौन से शिलालेख हैं जो हमें एविडेंस देते हैं पर्शियन और मैसेडोनियन इन्वेजन का, डेरियस के शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजी हो गई। यहाँ से अलेक्जेंडर इंडिया में आए तो किसके साथ लड़े, क्यों वो इंडिया में आगे नहीं बढ़ पाए। तो अगेन बेसिक कहानी और फैक्ट्स हमें याद रखना है। फिर आ जाओ मौर्य। अब मौर्याज में सारी चीजें, मौर्याज में सबसे पहले सेम कि मौर्याज आगे कैसे बढ़े, उनकी पॉलिटी, इंपॉर्टेंट रूलर्स क्या है, कहाँ कहाँ पे आक्रमण करते हैं, कौन से एरियाज इनके पास है। फिर मौर्यन समाज कैसा था, मौर्यन अर्थव्यवस्था कैसी थी, मौर्यन धम्मा हो गया इनकी, फॉर एग्जाम्पल उसके अलावा नेचर क्या है, मौर्यन एम्पायर क्यों खत्म हो गया। इसके अलावा आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्किटेक्चर हो गया, पिलर्स हो गया, उसके अलावा रॉक कट आर्किटेक्चर के एविडेंस मिले, रॉक एडिक्स मिले, ये क्या होते हैं, इनका नंबर्स क्या, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। फिर आ जाओ पोस्ट मौर्य। अब मौर्यास के बाद जब पोस्ट मौर्यन पीरियड आता है तो बहुत सारी डायनेस्टीज हैं। तो देखो,
पोस्ट मॉडर्न पीरियड को ना अलग तरीके से करना है, पहले पूरी पॉलिटी, फिर पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, फिर इकोनॉमी, फिर आर्किटेक्चर, ऐसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो इंडो ग्रीक्स, शुंगास, सतवाहनास, कुशान्स, शाका सत्रह। अब देखो सबसे पहले इनका पॉलिटी, तो आपको याद रखना है कौन से रूलर है, किस किताब में इसका रेफरेंस है, किस शिलालेख में इसका रेफरेंस है, तो सबसे पहले ना ये हो गया, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आ जाओ संगम साहित्य, ठीक है। तो संगम साहित्य जब हम करते हैं, एक क्वेश्चन संगम साहित्य से हमेशा आता है, चाहे वो किताब पे है, संगम सोसाइटी पे है, टर्म्स पे है, या संगम पोएम्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। और जो हम संगम पीरियड में चेरास, चोलास, पांड्यास पढ़ते हैं, जो पॉलिटी पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर देखो, फिर जब हम पोस्ट मॉडर्न पॉलिटी पढ़ लिए तो आएगा हमारा पोस्ट मॉडर्न व्यापार, रोमन्स के साथ कैसे व्यापार होता था, क्या फीचर है, क्या क्या सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, कौन सी मेजर शहरें हैं, कौन सा मेजर पोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या चीजें हमें मिली, तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो यहाँ से बहुत क्वेश्चंस निकले, तो ये सारा हो गया। फिर आ गया आर्किटेक्चर, गंधारा, मथुरा, अमरावती स्कूल, कैसे ये स्कूल्स डिफरेंट है, इनके फीचर क्या है, किस स्कूल में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता था, कौन सी डायनेस्टीज को आगे बढ़ाती थी, क्या फीचर है, बुद्धा को किस तरीके से दिखाया गया, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब देखो पोस्ट मौर्य के बाद हम जाते हैं गुप्ता पीरियड में। सो गुप्ता पीरियड में देखो हर एक सबसेक्शन इंपॉर्टेंट है। गुप्ता पॉलिटी, सारे राजाओं की लिस्ट, कौन किससे लड़ाई कर रहा है, किसने क्या बनवाया है। गुप्ता प्रशासन, जब भी आप गुप्ता प्रशासन पढ़ते हो आपको हमेशा ध्यान रखना हर प्रशासनिक चीजों का एविडेंस उनके शिलालेख और इंस्क्रिप्शंस में। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि कुमारमत्य था तो कहाँ था, किस शिलालेख में, ये हमें टैली करके पढ़ना है क्योंकि पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो गुप्ता सिक्के, अब लैंड ग्रांट्स मिलना शुरू हुआ तो उसका फीचर क्या है, कैसे ये लैंड ग्रांट्स ने सोसाइटी को चेंज कर दिया। गुप्ता पीरियड में अलग अलग बुक्स आए, अलग अलग प्रकार के लैंड आया, ये सब की यहाँ पे स्टोरी आपको पढ़नी है। फिर सोसाइटी कैसी थी, प्लस गुप्ता पीरियड में बहुत डेवलपमेंट होता है, तो मैथ्स के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में, वेटनरी साइंस, मेडिसिन, क्या क्या चेंजेस आए, किताब के नाम, कौन से इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ये सारे पे क्वेश्चंस हमें आते हैं। मंदिरों का निर्माण कैसे शुरू हुआ, पौराणिक हिंदुइज्म कैसे आगे बढ़ा, ये सब कुछ हमें गुप्ता पीरियड में पढ़ना है। फिर हम हर्षवर्धना के टाइम पे आते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई तो नहीं होती, तो बेसिक प्रशासन, बेसिक पॉलिटी और धर्म। फिर देखो फिर हम आते हैं पोस्ट गुप्ता अर्ली मिडिवल पीरियड में, तो यहाँ पे आ गए सालंकियाज एंड विष्णुकुदिन्स। फिर देखो गंगास, कदम्बास, ईस्टर्न वेस्टर्न चालुक्यास, राष्ट्रकूट्स, ककात्यास, होयसालास, यादव्स, पाला, चेरा, चोला, पांड्यास, देन पालास एंड सेनास ऑफ बंगाल, वर्मांस ऑफ कामरू, भौमकारा, सोमावंशीज, उड़ीसा। फिर मैत्रिकास ऑफ वल्लभी, चालुक्यास ऑफ गुजरात, है ना। फिर हमारे पास है गुजरा प्रतिहारा, कालाचूरी चेडीज, गढ़वाल्स एंड परमार्स। अब जब भी आप डायनेस्टी पढ़ते हो ना तो कुछ चीजों का ध्यान रखना। देखो ये टॉपिक ना थोड़ी फैक्चुअल है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, देखो पहले तो ये जो डायनेस्टी है, ठीक है, इसके राजा कौन है, ठीक है, क्रोनोलॉजी हो गई राजाओं की, ठीक है, किस राजा ने क्या क्या विस्तार किया है, किस एरिया में किया है, किस रूलर के साथ ये राजा लड़ रहे हैं, इस राजा ने मैट्रिमोनी अलायंस, वैवाहिक अलायंसेस किस डायनेस्टी के साथ बनाए, इस डायनेस्टी में अगर कोई क्वींस हैं तो कौन है, अगर ये राजा का कोई दरबारी पोएट है वो कौन है, ठीक है, किस भाषा में राजा या उनका दरबारी पोएट लिखते थे, राजा किस धर्म को आगे बढ़ाते हैं, कौन सी बुक या शिलालेख हमें इस डायनेस्टी के बारे में बताता है ना। अगर कोई पोर्ट एरियाज है, कौन सा पोर्ट एरियाज है, इंपॉर्टेंट प्रशासनिक टर्म्स हो गए, है ना। तो जब भी आप ये डायनेस्टीज करोगे ना हमें थोड़ा सा ना इस फैक्ट्स पे ध्यान देना है, ठीक है, किस एरिया में ये डायनेस्टी है, ये किसके समान या फ्यूडेटरी है, ठीक है, ये डायनेस्टी के फाउंडर्स कौन है, इनके मेन रूलर कौन है, ठीक है। तो जब भी हम ये सारे पार्ट्स पढ़ेंगे ना
ये थोड़ा फैक्चुअल जाता है, यूजुअली हम इसको छोड़ के जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं ये सोच के कि यार बहुत फैक्ट्स है, बट अगर आप अभी रिसेंट पेपर देखोगे तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे फैक्चुअली है, ये टॉपिक है जहाँ पे थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि कहानी एज सच आप बना नहीं सकते हो यहाँ पे। तो ये वाले पार्ट में ध्यान देना है, आपको पसंद नहीं है बट अगेन मेरे नहीं पसंद होने से मेरा सिलेबस चेंज नहीं होगा, तो हमें ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। फिर जब हम अर्ली मिडिवल पीरियड आते हैं तो देखो यहाँ से फैक्चुअल भी आता है, थ्योरी भी आता है। तो सबसे पहले अर्ली मिडिवल पीरियड को क्यों अर्ली मिडिवल कहते हैं? राजनीतिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, या जब हम कहते हैं लैंड ग्रांट्स का सिस्टम क्या है, समांतवाद का कॉन्सेप्ट क्या है, समांतवाद से रिलेटेड डिबेट्स क्या है, किस तरीके से इनकी सोसाइटी चेंज हुई, किस तरीके से अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है, धर्म का क्या हुआ, बुद्धिज्म जैनिज्म कैसे आगे बढ़े या खत्म हो गए। तो ये पूरा पार्ट अर्ली मिडिवल में आता है, ठीक है। तो जैसे ये देखो, प्रशासन, राजनीतिक ढांचा, लैंड ग्रांट्स, अगेन खेती बाड़ी कैसे हो रही, जल संसाधन हो गया, ठीक है। व्यापार कैसे हो रहा है, इंडिया में व्यापार, साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार हो गया, ठीक है। ब्राह्मणिकल रिलीजन का ग्रोथ कैसे हुआ, ठीक है। फिर देखो कास्ट में कैसे चेंजेस आए, महिलाओं की पोजीशन का क्या हुआ, अग्रहार, मठ, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। समांतवाद पे पूरा का पूरा डिबेट हो गया। तो सबसे पहले ना हमें इन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर यूनिट 4 में आता है प्रॉपर मिडिवल इंडिया। तो मिडिवल इंडिया के सोर्सेस, बुक्स, ट्रैवलर्स हो गए, ठीक है, किससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई, ठीक है। आर्किटेक्चर हो गया, हर वो चीज जो मिडिवल इंडिया पढ़ने में हमारी मदद करती। तो ये हो गया सबसे पहले सूत्र। फिर देखो राजनीतिक डेवलपमेंट हर चीज का, दिल्ली सल्तनत, तो यहाँ पे हमारा शुरू हो जाएगा घोरी, टर्क्स, खिलजीज, ठीक है। उसके बाद तुगलक, सैयद, लोदीस, तो राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ। राजनीतिक डेवलपमेंट शेरशाह के टाइम पीरियड में, राजनीतिक डेवलपमेंट विजयनगर बहमनी के टाइम पीरियड में, राजनीतिक डेवलपमेंट मराठास की, है ना, राजनीतिक डेवलपमेंट मुगल्स की। तो सबसे पहले सिलेबस में दिया राजनीतिक डेवलपमेंट्स, ठीक है। फिर देखो विजयनगर बहमनी की राजनीतिक डेवलपमेंट, डेक्कन सल्तनत की राजनीतिक डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। मराठास का राइज कैसे हुआ, ठीक है। उसके अलावा पेशवास का कॉन्सेप्ट, किसके अंदर मराठास आगे बढ़े, मुगल मराठा रिलेशनशिप एंड कैसे इनका पतन जो है वो हुआ, ठीक है। फिर आ जाओ प्रशासन, हर चीज का प्रशासन। तो जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत क्या थी, क्या वो केंद्रीय राज था, क्या वो धर्मत्रीय राज था, ठीक है। तो क्या सिस्टम है। उसके बाद शेर शाह का पूरा प्रशासन, मुगल प्रशासन हो गया, सेंटर, प्रांत, मनसबदारी का लॉजिक हो गया। फिर देखो विजयनगर बहमनी का प्रशासन, उसके बाद मराठा प्रशासन। तो अगर सिलेबस देखोगे ना तो ऐसे है कि पूरा पॉलिटी, पूरा प्रशासन, ऐसे करके सिलेबस जो है वो दिया हुआ है। फिर देखो सल्तनत और मुगल्स के टाइम पे इंटर स्टेट रिलेशन, खेती बाड़ी कैसे चल रही थी, किसान वर्ग का क्या हाल था, शहरीकरण कैसे हो रहा था, उद्योग इंडस्ट्रीज कैसे आए, फैक्ट्रीज, कारखाना, इन सारी चीजों को पढ़ना है। फिर देखो ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनल एक्सटर्नल व्यापार हो गया, ठीक है। हुंडीज, आपको इस पे क्वेश्चन आता है ना, कहां से राज्य का पैसा आया, कहां पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। विद्रोह, ये सारी चीजें हो गई। फिर देखो सूफी एंड भक्ति, तो सूफी सिलसिला, भक्ति मूवमेंट हो गया, ठीक है। सेंट्स हो गए मिडिवल इंडिया के, नॉर्थ साउथ, महिला सेंट्स हो गई। फिर सिख मूवमेंट हो गया, गुरु नानक, उनके टीचिंग्स, आदि ग्रंथ और खालसा। फिर मिडिवल इंडिया में राजपूत सोसाइटी, उलेमा और व्यवसायिक क्लासेस, अलग अलग क्लासेस और उनकी सिचुएशन कैसी थी मिडिवल इंडिया में, ठीक है। फिर देखो महिलाओं की पोजीशन, जब हम पढ़ते हैं शिक्षा का विकास कैसे हुआ, शिक्षा का केंद्र क्या था, ठीक है। फिर देखो पेंटिंग्स हो गया, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली, म्यूजिक का डेवलपमेंट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, अगेन दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल्स हो गया, रीजनल स्टाइल हो गया। फिर मराठा फोर्ट्स, मुगल गार्डन्स, उसके बाद श्राइन्स एंड हमारे मंदिरें हो गई, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी अपडेट हुई है। आप देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब आप स्पेसिफिकली पढ़ते हो तो मिडिवल इंडिया थोड़ा सा स्कैटर्ड दिया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि मिडिवल इंडिया में हमारे पास अर्ली मिडिवल इंडिया हो गया,
फिर दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हम आगे आएंगे मुगल्स, फिर हमारे पास शेरशाह हो गए, डेक्कनी सल्तनत हो गया, विजयनगर बहमनी हो गए, मराठास हो गए। अब ये सबका पॉलिटी, ये सबका प्रशासन, सबकी अर्थव्यवस्था, सबकी खेतीबाड़ी, कौन कौन से क्लासेस थे, कैसे व्यापार होता था, टर्म्स और थ्योरीज, इस तरीके से हमें मिडिवल इंडिया जो है वो पढ़ना है। देन अब आ जाओ मॉडर्न इंडिया। तो जैसे हम एंशिएंट और मिडिवल के सोर्सेस पढ़ते हैं, वैसे मॉडर्न इंडिया के भी सोर्सेस हैं। तो आपको जो मूवीज पे क्वेश्चन आता है, पेंटिंग्स पे आता है, वो यहां से आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई यूरोपियंस इंडिया में कैसे आए। तो कहां कहां पे इन्होंने फैक्ट्री सेटअप किया, ठीक है, कौन वो फैक्ट्रीज के लिए परमिशन मांगने आए, कब फैक्ट्री सेटअप हुआ, किसने किया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है। फिर ब्रिटिशर्स एंड में सारे यूरोपियंस में से ब्रिटिशर्स बचे, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे घुसे। तो सबसे पहले इनकी लड़ाइयां, ठीक है, कार्नेटिक वॉर, मैसूर वॉर, मराठा वॉर, अफगानिस्तान के साथ वॉर, तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई। उसके बाद 1857 का विद्रोह, कॉजेस, नेचर, इंपैक्ट। 1857 में कौन से एरियाज एक्टिव थे, वहां के लीडर कौन थे, किस ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस किया, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, मेजर इवेंट्स हो गए, ठीक है। अब देखो, अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने अपना प्रशासन कैसे सेटअप किया। तो यहां पे आता है स्पेसिफिकली हमारा प्रांत का सिस्टम, किस तरीके से इन्होंने एक्ट्स निकाला, संवैधानिक चेंजेस कैसे हुए। उसके अलावा इनकी सिविल सर्विस, इनकी न्याय प्रणाली, पुलिस, सेना, कैसे ये सारी चीजें जो है वो चेंज हुई। इसके अलावा देखो, अब ब्रिटिशर्स अर्थव्यवस्था के लिए क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ट्रेड, है ना, कि ये व्यापार कैसे कर रहे थे। उसके बाद अगेन देखो, पूरा का पूरा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, कमर्शियलाइजेशन और लैंड रेवेन्यू। तो परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, रैयतवारी क्या होते हैं, क्या उससे फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, फीचर क्या, ये हो गया। फिर कैसे ब्रिटिशर्स के आने से हमारे उद्योग खत्म हो गए, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। ड्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमारे जो वर्ल्ड वॉर्स हैं उसने इंडिया की इकोनॉमी ठप की, ठीक है। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज क्या है, मेजर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री रूल्स हो गए, लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हो गया, ठीक है। फिर देखो, मॉनेटरी पॉलिसी, इनकी रेलवेज, रोड, कम्युनिकेशन के बारे में। फिर अगेन टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर। तो अगर देखोगे तो अगेन ये वाले पार्ट को यूजुअली लोग स्किप करते हैं, बट अगर आप देखोगे आपको इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। फिर देखो, सूखा, अकाल, महामारी, ट्राइबल पेजेंट विद्रोह। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एजुकेशन की पॉलिसी क्या है, कैसे सामाजिक आर्थिक रिफॉर्म्स आए, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो एजुकेशन पॉलिसी हो गया, सर्जन कमीशन, हंटर कमीशन, मैकॉले मिनट, थॉमसोनियन सिस्टम, ये सारी चीजें हो गई। अब रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में क्यों ये सामाजिक सुधार की जरूरत थी, कौन कौन से एसोसिएशंस आए, कब आए, कौन फाउंडर है, कौन लीडर है, उस एसोसिएशन ने क्या करने की कोशिश की, उस एसोसिएशन से रिलेटेड कोई मैगजीन हो गया, बुक हो गया, ये सारी चीजें इधर आ गई, ठीक है। पेजेंट ट्राइबल विद्रोह से किस एरिया में हो रहा है, कौन लीडर है, उनका डिमांड क्या है, क्यों वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। देन महिलाओं पे क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन क्या है, कौन से एसोसिएशंस आए, कौन कौन सी महिलाओं ने उसमें मेजर रोल जो है वो प्ले किया। फिर प्रिंटिंग प्रेस, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल एक्ट क्या होता है। तो ये सारे प्रिंटिंग एक्ट्स आ गए, कब आए और उन्होंने क्या बोला, ठीक है। फिर देखो, फिर आ गया हमारा पेंटिंग, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। फिर शुरू होता है हमारा नेशनल मूवमेंट। तो अगेन देखो, सिलेबस में बहुत छोटे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्री आईएनसी एसोसिएशन, फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है, ठीक है। फिर 1885 से लेके 1905 तक हमारा मॉडरेट फेज हो गया, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। फिर उसके बाद हो गया हमारा 1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1920 नॉन कोऑपरेशन, 1930 सिविल डिसोबीडियंस, 1942 क्विट इंडिया। अब इसके बीच के सारे एक्ट्स हो गए, है ना, सारे पर्सनालिटीज जिसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, कौन से कांग्रेस सेशंस हो गए, ठीक है। अगेन सोशलिज्म, समांतवाद का कॉन्सेप्ट कैसे आया, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स क्या है ना। तो देख लो, ये सारी चीजें हमें ध्यान से पढ़नी है।
RINA क्या है, RIN म्यूटिनी क्या है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिस्कशंस या नेगोशिएशंस है जो हमने किया है ना, हमारे डिमांड्स क्या थे। तो ये पूरी कहानी विच इज 1885 से लेके 1947 तक ये हमें डिटेल तरीके से करनी है। फिर लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स क्या है, डिप्रेस क्लास मूवमेंट्स क्या है, एंड फाइनली पाकिस्तान का गठन। अब जब इंडिया को आजादी मिल गई तो सबसे पहले हमारा संविधान कैसे बना, कौन कौन से कमिटीज हैं जिन्होंने संविधान को बनाया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, हमारा संविधान कैसे बना, उसका फीचर क्या है। अब देखो, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जाते हैं तो हमारी कंट्री काफी गरीब हो चुकी होती है, कंट्री काफी बैकवर्ड हो चुकी हो, तो हम अपनी कंट्री को ट्रैक पे कैसे लाएंगे, तो कौन सी हम सिविल सेवा की नीति लाएंगे, नई एजुकेशन शिक्षा की शुरुआत कैसे करेंगे, है ना, आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करेंगे, 5 ईयर प्लान आया, ठीक है। उसके बाद भाषाई पुनर्गठन, अब एक बार फिर से डिमांड आता है कि इंडिया को भाषाई तौर पे डिवाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे। फिर हमारी विदेश नीति क्या है, पंचशील, नैम, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। फाइनली लास्ट हो गया हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो पेपर 1 के साथ भी आते हैं, तो उधर इधर आप आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये आपको डबल स्कोप देगा। सबसे पहले ऐतिहासिक मेथड, रिसर्च मेथडोलॉजी, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, डिबेट्स हो गया, कोर्ट्स हो गया, हिस्ट्री में आलोचना क्या होती है, हिस्ट्री साइंस है या सामाजिक विज्ञान है, क्षेत्र इतिहास का महत्व क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है ना। जब सोर्सेस की बात करते हैं तो प्राथमिक और द्वितीय सोर्सेस क्या होते हैं। फिर देखो, इतिहास शोध का ट्रेंड क्या है, इतिहास लेखन में नए नए ट्रेंड्स क्या है, तो आप पढ़ोगे इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन, नेशनलिस्ट, सबऑल्टर्न, केम्ब्रिज क्या कहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, नोट्स लेना, संदर्भ निर्देश, ये सब क्या होता है, ठीक है। आप देखो ये सब आप एक तरीके से पेपर 1 में भी करते हो, किस तरीके से ऐतिहासिक लेखन का प्रारंभ हुआ, ठीक है। रेनेसा में ऐतिहासिक लेखन कैसे प्रभावित हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग क्या होता है, वॉन रांके किस तरीके से बर्लिन में क्रांति लाते हैं अपने वर्क से, ठीक है। उसके बाद मार्क्सवाद हिस्ट्री क्या होती है, ऑक्सफोर्ड स्पेगलर, आर्नल्ड जोसेफ टॉइनबी के थ्योरीज क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं, किस किताब में इनकी थ्योरी है, एंड फाइनली पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजों का देखो आपको ध्यान रखना है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं जब हम हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं तो थ्योरी के साथ साथ हमें बुक लिस्ट और मैच द फॉलोइंग पे भी ध्यान देना है। ये तो थ्योरी हो गया, अब इसके साथ हमें बुक लिस्ट और मैच द फॉलोइंग आएंगे, जो स्टार्टिंग में हमें ध्यान देना है, क्योंकि देखो रातों रात आप पूरी बुक लिस्ट नहीं लर्न कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे अगर हम शुरू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट किताबें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न प्लस पीवाईक्यूज में जो आ रखा है उसको साइमल्टेनियसली हम लर्न करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया, हमारा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ट्रेंड एनालिसिस मैं आपको आगे बताऊंगी। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि अगर आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो तो एलिजिबिलिटी क्या है और हमारा स्ट्रक्चर क्या है, और एक ग्लांस हिस्ट्री के सिलेबस का, ठीक है। अब एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न को डिटेल में कैसे पढ़ना है ये मैं आपको आगे के सेशंस में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।